नमस्कार, दूरदर्शन जम्मू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम रीजनल न्यूज़ यूनिट की तरफ से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की जनता में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में हमारी तरफ से खास पेशकश इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 की एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्शंस को लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोट करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि कोई आपके लिए कोई अच्छा करना चाहे, शायद वो एक वोट के वजह से ना जीत पाए। बिल्कुल वोट करना अच्छी बात है। मैंने आज तक वोट नहीं किया, बट अगले साल मैं भी वोट करूँगी। इसी कड़ी में आज मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और जिनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगा। पैरा आर्चर शीतल देवी और राकेश कुमार मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जो कि हाल ही में PWDs की तरफ से नेशनल इलेक्शन आइकॉन भी बनाए गए हैं। और इसी संदर्भ में आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी जर्नी किस तरह की रही। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न केवल जम्मू कश्मीर का बल्कि देश भर का नाम भी रोशन किया है। शीतल, राकेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शीतल, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पैरा ओलंपिक्स तक पहुंचने की जर्नी किस तरह की रही, कितना संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने ये मुकाम हासिल किया है, क्या कुछ आपको चुनौतियाँ जो हैं वो रास्ते में बाधा बनकर आपके सामने आती रही? आर्चरी में जब पहली बार आई थी बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए जी। और देखते देखते जब सीखते सीखते सब आसान हो गया। जी। पता भी नहीं चला कहाँ से हम कहाँ पहुँचे, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। जैसे हमें पहले कोई जानता नहीं था, अब सब जानते हैं। जी। और बहुत ही लंबा सफ़र रहा है। अभी तो 3 साल ही हुए मुझे आर्ची में। बिल्कुल लाइफ बदल गई मैं जब से मैं आर्ची में आई हूँ। जी। तो क्या लग रहा है, इस तरह से लग रहा है कि कोई यूँ मानिए कि सपना साकार हो गया हो और अचानक से सब कुछ हो गया और आप पैरा ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आ गए? मैं जब पहले बार पैरा ओलंपिक के बारे में सुना था तो मैं सोच रही थी कि मेरे को पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, बट कैसे जीतना है मुझे नहीं पता, बट जीतना है। तो बाद में जब मैं आई, खेला, मैंने देखा, फिर फर्स्ट बार इंटरनेशनल खेलने गई, उसके बाद एशियन गेम खेलने गई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई। ऐसे बहुत सारे 3-4 इंटरनेशनल खेले मैंने। जी। एशियन गेम्स में मैंने गोल्ड जीता और तब कुछ थोड़ा सा मुझे खेल के बारे में पता चला। जी। और बहुत सारे एथलीट्स मैंने वहाँ पे देखे, मेरे जैसे भी थे वहाँ पे, और भी बहुत सारी कंट्री के थे वहाँ पे। और तब जाके मुझे खेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हुई। शीतल, एशियन पैरा गेम्स की बात करें तो आपने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था 2022 में। क्या उसी समय ये मन बना लिया था कि पैरा ओलंपिक्स में भी जाना है और देश में कुछ ना कुछ लेकर आना है? नहीं, तब तो नहीं सोचा था कि पैरा ओलंपिक्स में जाना है, खेलना है, बट ये था अब तो जीत लिया यहाँ पे मेडल हमने। ये 3-4 महीने की खुशी हमें फिर वही करना है, मेडल जीतना है। बट ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि ओलंपिक खेलना है मुझे और वहाँ पे मेडल जीतना है। और तब से हम मेहनत स्टार्ट करने लग गए। राकेश, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है पैरा ओलंपिक्स में, और क्या फील कर रहे हैं इस समय, क्या फीलिंग्स हैं, किस तरह से जाहिर करेंगे? देखिए सर, चारों तरफ खुशी का माहौल है। हमें काफ़ी खुशी है। ये कंपाउंड इवेंट में पहला पैरा ओलंपिक मेडल है, क्योंकि रिकर्व कैटेगरी में हमारे साथी हरविंदर सिंह जी जो टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे, इस बार उन्होंने गोल्ड जीता है। लेकिन कंपाउंड इवेंट में इंडिया में अभी तक ये मेडल नहीं था, तो ये हम लोगों का पहला मेडल है मिक्स टीम में। और इसके लिए मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को
धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने 2017 में ये एकेडमी बनाई और हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने का और अपने जौहर दिखाने का मौका मिला। और इसके लिए मैं अपने कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी का भी धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने टैलेंट हंट के ज़रिए मुझे ढूंढा और मुझे लाए यहाँ पे, मुझे आर्चरी सिखाई और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पैरालंपिक में मेडल ले सकूं। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो जितने भी खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स में हैं और दिव्यांग हैं, उनको ये कितना बड़ा मैसेज जाता है पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आना, और उसके बाद कितना बड़ा एक मैसेज उनके लिए जाता है कि वो भी इसमें आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं आम खिलाड़ियों के साथ साथ जो दिव्यांग हैं वो भी अपना करियर इसमें बना सकें। देखिए सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जब भी हम उनसे मिलते हैं काफ़ी वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो हमें दिव्यांग नहीं बोलते, वो हमें एबल बॉडी के बराबर ही समझते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर हमारे देश के जो भी दिव्यांगन हैं वो स्पोर्ट्स में आएँ और अपना जौहर दिखाएं तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले जो एशियन गेम्स या ओलंपिक हैं उनमें हम लोग जैसे अभी 29 मेडल आए हैं, तो मुझे लगता है कि 50 पार मेडल हम लोग हर बार ला सकते हैं। क्या लग रहा है आपको ओलंपिक्स की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो अभी भी हमारे देश में क्या ऐसी कमियां हैं, ज़रूरतें हैं जिसे और पूरा किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक्स में मेडल्स लेकर आ सकते हैं? देखिए सर, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे देश में है और स्पोर्ट्स का माहौल जो है हमारे देश में बदल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कमियां हैं। कमियां हमारे अंदर हैं जो हम ठीक तरीके से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के यूथ को आगे बढ़ के आना चाहिए और स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। जी शीतल, अगर बात की जाए स्पोर्ट्स के दूसरे बड़े अवार्ड की, अर्जुन अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड आपके लिए कितना महत्व रखता है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे अर्जुन अवार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अर्जुन होता क्या है। जब मुझे मिला तो ऐसे कि सपना जैसा हो कि तुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे को पता भी नहीं क्या होता क्या है, तो बट मेरे लिए वो बहुत मायने करता है। पहला अर्जुन अवार्ड जम्मू कश्मीर को है वो, और मेरे लिए भी खुशी की बात है और सबके लिए वो खुशी की बात है कि हमने मेडल जीता, तब जाके हमें अर्जुन अवार्ड मिला। तो शुरू में आपको पता नहीं था कि अर्जुन अवार्ड क्या है, लेकिन मिलने के बाद आपको पता चला कि इसकी कितनी ज़्यादा मान्यता है? बिल्कुल, पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गेम भी क्या होती है, आर्चरी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता, बट अब धीरे धीरे मुझे सब मालूम हो रहा है। राकेश, आप दोनों ही नेशनल इलेक्शन के आइकॉन हैं, तो इसी संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावों को किस तरह से देखते हैं आप और कितना ज़रूरी है कि इस डेमोक्रेसी के, एक लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी दिखाई जाए? देखिए सर, जहाँ तक बात है चुनावों की, मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब से मेरा वोट बना है मैं तब से हर बार और लगातार वोट डालते आया हूँ, क्योंकि मतदान से हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं और उस अच्छी सरकार से हमें उम्मीदें होती हैं। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ स्पोर्ट्स में है या किसी भी चीज़ में अच्छे फैसले आए, अच्छी सरकार बने। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इस बार की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो दिव्यांगनों के लिए मोदी जी ने ऐसा कर रखा है कि वो अपने घर से ही वोटिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का हमारे स्टेट के लोगों को लाभ उठाना चाहिए और बढ़ चढ़ के मतदान करना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर हम एक वर्ग की बात करें, यूथ की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जिस तरह से एक सरकार की तरफ से भी स्वीप के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उन तक ये जागरूकता पहुंच सके कि वोट देना हमारा कितना बड़ा अधिकार है और हमें वोट देना चाहिए। तो ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख के वोट देने के लिए घर से निकलना चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उन्हें अपने मत का दान करना चाहिए। वो उन्हें कहाँ करना है, किस पार्टी को वो वोट करेंगे, किस कैंडिडेट को करेंगे, इसके लिए कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि आज का जो मतदाता है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, उसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा हर उस यूथ को जो पहली बार वोटिंग कर रहा है कि वो अपने वोट को वेस्ट ना करे, वो अपना वोट ज़रूर करे, चाहे वो किसी कैंडिडेट को करे
या किसी पार्टी को करे, लेकिन ज़रूर करे, क्योंकि आपका वोट वेस्ट होने से, एक वोट वेस्ट होने से हो सकता है कि अच्छा नेता जो आपके लिए अच्छे, आपके समाज को सुधार सकता हो, वो जीत के ना आ सके। तो मुझे लगता है कि मतदान आपको ज़रूर करना चाहिए। शीतल, आपसे जानना चाहूँगा, वोट को आप किस तरह से देखते हैं? कितना ज़रूरी है मतदान करना, और कितना ज़रूरी हो जाता है कि युवा भी बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाएं? बिल्कुल, वोट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सभी यही जम्मू कश्मीर वासियों को ये कहना चाहूँ कि वो वोट करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि कोई आपके लिए कोई अच्छा करना चाहे, शायद वो एक वोट के वजह से ना जीत पाए। बिल्कुल वोट करना अच्छी बात है। मैंने आज तक वोट नहीं किया, बट अगले साल मैं भी वोट करूँगी। और इस साल अभी आप एलिजिबल नहीं हैं वोट के लिए, या अगले साल करेंगे? नहीं, अभी मैं 17 साल की हूँ। अच्छा। 18 साल के बाद करूँगी वोट जी। तो मैं सभी वासियों को ये कहना चाहूँगी कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। शीतल, आपको जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल आइकॉन बनाया गया है, ताकि आप समाज में जाएं और वोटिंग को रिप्रेजेंट कर पाएं कि किस तरह से युवा हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, सबको वोटिंग में अपनी हिस्सेदारी ज़रूर लेनी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझती हैं, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में हर कोई वोट ज़रूर दे? वोट करना से बहुत ज़रूरी है सबको, बुज़ुर्ग हो या महिलाएं हों, तो वोट करना ज़रूरी है सबके लिए। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी आम जनता को कि इस लोकतंत्र के पर्व में किस तरह से हिस्सेदारी लें? मैं उनको इतना मैसेज दूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ चढ़कर वोट दें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इसमें। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आपके कंधों पर सौंपी हुई है, और आपका क्या रोल हो जाता है ग्राउंड पर? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें मेरे कंधों में सौंप रखी है। मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को, अपने स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के और अपने गांव के सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी गुजारिश है उनसे कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें, अच्छी सरकार बनाएं और देश का सहयोग करें। इस बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो लोग दिव्यांग हैं, जो वोटिंग के लिए नहीं पहुँच पाते थे, इस बार तो घर से वोट देते बिल्कुल बिल्कुल हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें वोट देने के लिए जाना पड़ता था। जी। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि दिव्यांग भी वोटिंग पोल तक जाएं और अपना वोट दें? आप किस तरह से वोट देने जा रहे हैं? सर देखिए, मैं तो पोल तक, बूथ तक जाऊंगा वोटिंग करने, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे अभी भी शायद गाड़ी या कुछ नहीं ऐसी नहीं पहुंच पा रही है। तो वहां पे जो मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए घर से वोटिंग बिल्कुल सही निर्णय है मोदी जी का। और मैं समझता हूं कि जो लोग थोड़ा बहुत भी चल फिर सकते हैं, दिव्यांगजन जो जा सकते हैं पोलिंग बूथ तक, उन्हें वहां तक जाके अपना वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पर लड़कियां किस तरह से आगे बढ़ें, और ख़ास तौर पर जो दिव्यांग हैं वो भी किस तरह से आगे बढ़ें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी शीतल? बिल्कुल उनको अपने आप को कोई कम नहीं समझना चाहिए, कि जैसे मैं समझती नहीं अपने आप को मैं कम हूँ किसी से, और बिल्कुल उनको भी कम नहीं समझना चाहिए। लड़की ऐसे सब कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, बस ये समाज जो है उनको करने नहीं देता है जी, क्योंकि इतना सुनाता है कि लड़कियाँ बाहर निकलने से डरती है जी। बट उनको उन पे विश्वास रखना चाहिए। कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि मोटिवेट करना चाहिए, यानी कि ताकि वो लड़कियाँ कुछ करें। बट लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। शीतल, आपसे जानना चाहूँगा कि आगे का आपका अब क्या रोड मैप है, क्या प्लान आपने करके रखा है? पैरा ओलंपिक के बाद अब कहाँ तक जाना चाहती हैं? आपके फ्यूचर क्या क्या प्लान्स हैं? अभी कोई प्लान नहीं बनाया, बट यही है कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। पूरे 3 साल से फैमिली के साथ नहीं रही हूँ जी, बस अब यही है मेरे को कि अपनी फैमिली के साथ रहना है। राकेश, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आगे के? देखिए सर, अभी सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स ही है। फरवरी से हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मैं फ्री नहीं रहता हूँ, प्रैक्टिस ही मेरा परम धर्म है, तो
प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जैसे जैसे कंपटीशन आएंगे खेलते जाएंगे। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे अंत में क्या देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, चुनावों को लेकर, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी किस तरह से युवा आगे बढ़ सकते हैं, क्या मैसेज रहेगा? देखिए सर, यहाँ तक बात है चुनाव की, मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि वो अपना वोट ज़रूर दें, अपना कोई कीमती वोट ज़रूर दें, अपने वोट को वेस्ट ना करें। और यहाँ तक बात है स्पोर्ट्स की, तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी युवाओं से मेरी गुजारिश है कि वो स्पोर्ट्स में आएँ, स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाएं, और ताकि वो देश के लिए नेशनल और इंटरनेशनल में भर भर के मेडल ला सकें। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम की ओर से हम कामना करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप और भी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर का नाम रोशन करें। जय माता दी। थैंक यू सर। तो अपना मत बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, और इस बार ये ठान लें कि आप घर से वोट करने ज़रूर निकलेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या फिर कोई भी वोटर हो, वोट देने के लिए ज़रूर निकलें, क्योंकि इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार चुन सकें जो आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल कर सके। आज के इस इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 की कड़ी में इतना ही। नमस्कार।